वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। मैं अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि आपके यूपी PCS एग्ज़ाम के लिए जो प्री का एग्ज़ाम है उसके लिए कंपाइलेशन का सैम्पल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट देखिए, अभी तक सबसे बेस्ट कंटेंट है। इसमें यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग सारे टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो इसमें देखिए मानव भूगोल से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप देख लीजिए। सबसे पहले है मानव भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र। तो देखिए सबसे पहले मानव भूगोल होता क्या है। तो ये भूगोल की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसके भौगोलिक वातावरण के बीच में जो संबंध है उनका अध्ययन किया जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं हैं। रैडजिल ने बोला कि मानव भूगोल समस्त समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। वहीं LNC सैम्पल ने बोला कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और पॉल विडॉल डीला ब्लाश ने बोला कि हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न ये संकल्पना है। ठीक, अब आगे और देखा जाए कि इसकी प्रकृति क्या होती है। तो मानव भूगोल देखिए, ये भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये मानव अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से भौतिक व पर्यावरण के अन्योन्य क्रिया करता है और ज़रूरी नहीं है कि मानव क्या उत्पन्न करे बल्कि किस तकनीक से उत्पन्न करता है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या समझ में आया? जो तकनीक है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रौद्योगिकी क्या होती है, किसी समाज की सांस्कृतिक विकास की सूचक होती है। ठीक है, और मानव ने प्रकृति के नियम को समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास किया है। इसी जैसे हो गया आग की खोज हो गया, इसका उपयोग हो गया, ये मानव द्वारा प्रकृति की समझ का उदाहरण है। ठीक है, और वहीं आप DNA की खोज देख लीजिए, ये आनुवंशिक समझ ने क्या किया, बीमारियों पर विजय पाने में मदद कर ली। जो तो तेज़ गति के यान हैं, इसमें मानव ने वायु गति के नियमों का प्रयोग किया। तो सब मिला जुला के ये जितनी भी तकनीकियां हैं ये प्रकृति को समझ करके की गई हैं। ठीक है, आगे प्रकृति के ज्ञान से ही प्रौद्योगिकी का विकास संभव हो सका है। ठीक है, इसके अलावा प्रौद्योगिकी जो है वो पर्यावरण की बाधाओं को कम करती है। प्रारंभिक मानव समाज में प्रकृति की पूजा की जाती थी। जब मानव प्रकृति से असहाय होता था तो उसको श्रद्धा और भय से देखता था। ठीक है, आगे ग्रिफिथ टेलर ने क्या बोला कि नव निश्चयवाद की संकल्पना इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जो पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मध्य मार्ग है। ठीक है, नव निश्चयवाद क्या है, ये पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभववाद के बीच का मार्ग होता है। ठीक है, जैसे यातायात संकेत हो गए, इससे समझाया गया है इसको। ठीक है, इस विचार के अनुसार क्या है कि प्रकृति के नियमों का पालन करके मानव विकास कर सकता है। ठीक है, इसमें क्या है, ये जो इनका टेलर का नव निश्चयवाद है ये न ही तो पूर्ण बाध्यता है, या तो न ही तो ये निश्चयवाद है और न ही कि पूर्ण स्वतंत्रता है, ना ही ये संभववाद है। ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच की संकल्पना है। ठीक है, यानी विकास केवल उन्हीं सीमाओं में किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति न हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ क्षेत्र हैं मानव भूगोल के, जैसे सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल क्या करता है कि यह समाज और उसकी संरचनाओं जैसे जाति, धर्म, गरीबी के स्थानिक स्वरूपों का अध्ययन करता है। वहीं शहरी भूगोल ये शहरों, शहरी विकास, शहरी जीवन से संबंधित अध्ययन करता है। राजनीतिक भूगोल जो है राजनीतिक सीमाओं, क्षेत्रों और सत्ता के स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की संरचना हो गई, वितरण है, प्रवासन है, जनसांख्यिकीय विशेषताएं हैं। निवास भूगोल में मानव बस्तियां ग्रामीण हो या शहरी हो, उनका स्थान, वितरण और संगठन का अध्ययन है। और वहीं आर्थिक भूगोल में उत्पादन, व्यापार और उपभोग जैसी आर्थिक गतिविधियों का स्थानिक पहलुओं का अध्ययन होता है। ठीक है,
तो ये जितने हैं सामाजिक भूगोल, शहरी भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, निवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये मानव भूगोल के मुख्य क्षेत्र हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए अगला अध्याय जो है वो जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या से है। ठीक है, मानव भूगोल का जो अगला अध्याय है उसमें जनसंख्या का वितरण, घनत्व और वृद्धि दी हुई है। ठीक, तो देखिए विश्व की जो जनसंख्या है वो असमान रूप से वितरित है। इसके लिए कई फैक्टर इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कुछ भौगोलिक फैक्टर हैं, जहाँ पे आपको पता है कि जहाँ पे तराई भूमि है, नदियों का दोआब है, उपजाऊ भूमि है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। वहीं जैसे पोलर एरिया है, बंजर भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र हैं, ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या कम होती है। तो कई फैक्टर हैं जिन पे जनसंख्या का वितरण होता है। आगे एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रारूप देख लेते हैं। जनसंख्या वितरण का जो अर्थ होता है वो भी भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित हैं इस बात से लगाया जाता है। मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या का 90% इसके 10% स्थल भाग में निवास करता है। ठीक, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर भारत है, फिर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील, बांग्लादेश, रूस और इथियोपिया। ठीक है, ये 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ठीक, आगे जनसंख्या का घनत्व क्या होता है? तो देखिए जनसंख्या का घनत्व का मतलब है कि भूमि की प्रत्येक इकाई पर उस पर रह रहे लोगों के पोषण की सीमित क्षमता। अतः लोगों की संख्या भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक है और यही जो अनुपात होता है जनसंख्या और क्षेत्रफल का, इसी को हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। और सामान्यतः इसको प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापा जाता है। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितने लोग निवास करते हैं वो होता है वहाँ का जनसंख्या घनत्व। ठीक, और वहीं जनसंख्या वृद्धि क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि बोल लीजिए या फिर जनसंख्या परिवर्तन बोल लीजिए। ये होता है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और ये डिपेंड करता है उस क्षेत्र की आर्थिक प्रगति पर, सामाजिक उत्थान पर, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। ठीक, इसके अलावा कुछ संकल्पनाएं देख लेते हैं। जनसंख्या की वृद्धि देखिए, समय के 2 अंतरालों के बीच में एक किसी क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन, वहाँ की वृद्धि कहलाती है या जनसंख्या परिवर्तन कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी 102.70 करोड़ को 2011 की जनसंख्या 121.02 करोड़ में से घटाएं तो हमको जो जनसंख्या वृद्धि मिलेगी यानी 18.15 करोड़, ये है भारत की जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, वृद्धि दर क्या होता है? तो जो परिवर्तन होता है जनसंख्या में, जो उसको प्रतिशत में व्यक्त करना, उसके वृद्धि दर कहलाती है। और वहीं प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में 2 समय अंतराल हो गया, वहाँ पे जन्म और मृत्यु के बीच में जो अंतर होता है वहाँ पे वो उसकी कहलाती है प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म में से मृत्यु को घटा दिया जाए। और वहीं वास्तविक वृद्धि क्या कहलाती है? वास्तविक वृद्धि होती है जन्म में से आप मृत्यु को घटाए, ठीक है, साथ में आप्रवास को जोड़ा और उत्प्रवास को घटा दिया, यानी आने वाले लोगों को जोड़ दिया और जिन्होंने माइग्रेशन किया है उनको घटा दिया, ये कहलाती है वास्तविक वृद्धि। तो समझ में आ गया होगा वृद्धि दर क्या होता है, वृद्धि क्या होती है। प्राकृतिक वृद्धि आपने देख ली कि जन्म से मृत्यु को घटा दिया, और वहीं वास्तविक वृद्धि क्या है? जन्म से मृत्यु को घटाया, साथ ही साथ आप्रवास को जोड़ा और उत्प्रवास को घटा दिया। ये हो गई आपकी वास्तविक वृद्धि, एक्चुअल वृद्धि। ठीक है, अब धनात्मक वृद्धि क्या होती है? तो ये तो आपको समझ में ही आ रहा होगा। धनात्मक वृद्धि होती है जब 2 समयांतरालों के बीच में जो जन्म दर होती है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाए। ठीक है, और वहीं ऋणात्मक क्या है? जब मृत्यु दर अधिक हो जाए। ठीक, देखिए जनसंख्या परिवर्तन के देखिए 3 घटक हैं। एक तो जन्म हो गया, एक मृत्यु हो गया, तीसरा है प्रवास यानी माइग्रेशन। तो जन्म की बात करें तो निश्चित समयावधि में पैदा होने वाले जीवित शिशुओं की संख्या,
और वहीं मृत्यु क्या है, एक निश्चित अवधि में होने वाली मृत्यु की संख्या, ये जनसंख्या कमी का कारण होती है। और वहीं माइग्रेशन क्या होता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थायी या अस्थायी रूप से जाना, यह जनसंख्या की संरचना, घनत्व और वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये देखिए पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण, तो कई घटक हैं इसके, इसको देख लेते हैं। 3 प्रमुख घटक हैं। एक तो हो गया भौगोलिक कारक, ठीक है, एक हो गया भौगोलिक कारण, जनसंख्या वितरण, कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है तो कहीं पे कंसंट्रेशन डेंसिटी कम है, तो इसका क्या कारण है। एक तो भौगोलिक कारण है, दूसरा आर्थिक कारण है, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। ठीक है सॉरी, भौगोलिक कारण की अगर बात करें तो इसमें आता है सबसे पहले जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु और मृदाएं। जहाँ पे जल की उपलब्धता ज़्यादा होगी लोग वहाँ निवास करेंगे। भू आकृति, मैदान अगर समतल है, उपजाऊ है तो लोग वहाँ ज़्यादा निवास करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों के कंपैरिजन में ज़्यादा डेंसिटी होती है समतल में। वहीं जलवायु अच्छी और सुटेबल होनी चाहिए। अब मृदाएं, मिट्टी अगर उपजाऊ है, जैसे नदियों का समतल मैदान हो गया, दोआब वाला क्षेत्र हो गया, वहाँ पे खेती की जाती है। आपके जीविका के लिए आप कृषि पे डिपेंड रह सकते हैं। कई चीज़ें हैं, समतल भूमि है, वाटर वगैरह की अवेलेबिलिटी है, तो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन हो सकती है, जॉब वगैरह, कई फैक्टर हैं। इसलिए मृदाएं, जलवायु, भू आकृति और जल की उपलब्धता, ये हो गए भौगोलिक कारण जनसंख्या के वितरण के लिए। वहीं आर्थिक कारण की बात करें तो खनिज, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण होना ही चाहिए। और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात करें तो धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक महत्व वाले क्षेत्र और राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा बहुत बड़ा फैक्टर है। ये अगर ऑप्शन में आ जाए तो इसको एलिमिनेट नहीं करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या के वितरण का, कि राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने देख लिया पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण। ठीक, आगे कुछ चीज़ें हैं, देखिए जैसे पृथ्वी पर जनसंख्या के 4 बृहद समूह पाए जाते हैं। एक तो पूर्वी एशिया हो गया, दक्षिणी एशिया, यूरोप और पूर्वी एंग्लो अमेरिका। इनके बारे में देखिए एक एक डिटेल, बिल्कुल डिटेल हमारे कंटेंट में दिया गया है। इतना अगर आप पढ़ लिए, इससे बेस्ट आपके एग्ज़ाम में कंटेंट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। माल्थस का सिद्धांत है जनसंख्या की वृद्धि का, काफ़ी डिटेल में पूरा दिया गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए मार्क्स का जनसंख्या का सिद्धांत है, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत है। ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, डायरेक्ट मिलान करने को पूछा गया है। तो दोस्तों ये था आपका सैम्पल कंटेंट था कंपाइलेशन का। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो आप बिल्कुल आराम से हमारे जो ये दिया गया नंबर है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में अभी जितने भी दिन बचे हैं, अगर आपने उसमें एससीएस की अपडेटेड कंपाइलेशन, लिस्टिंग, हमारा पेड क्विज और टेस्ट सीरीज़ प्रैक्टिस कर ली तो आप आराम से अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। जिसमें जो पेड क्विज है और टेस्ट सीरीज़, उनको तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के अलावा यूपीपीसीएस प्री और मेंस का भी फाउंडेशन बैच चल रहा है। आरओ 2026 प्री का फाउंडेशन बैच और साथ ही साथ आरओ मेंस 2023 का भी कंप्लीट बैच जो है उसका पेड ग्रुप चलाया जा रहा है। और अदर एग्ज़ाम जैसे बीईओ का बैच हुआ, एलटी ग्रेड का हुआ, साथ ही साथ एसआई है, यूपीएससी पेट है। आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए प्लीज़ इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा मटेरियल बेस्ट है, टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पे आती है, पेड क्विज आप प्रैक्टिस करके आराम से अपना कट ऑफ निकाल सकते हैं। तो बस पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।